Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और आज से हम लोग साइटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पहली क्लास है साइटोलॉजी की जिसमें हम साइटोलॉजी के बेसिक्स को समझेंगे। उसके बाद हम अगली क्लास में साइटोलॉजी के कॉम्प्लेक्स पोर्शन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो क्लास को हम शुरू करते हैं और साइटोलॉजी के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और उसकी बेसिक्स को एक एक करके समझेंगे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साइटोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, तो साइटोलॉजी बेसिकली क्या है? ये एनिमल और प्लांट सेल या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, तो किसी सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इसका ट्रिक बना करके भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। कोशिश करूंगी कि जल्दी ही ये ट्रिक आपको प्रोवाइड करा दूं। आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है फादर ऑफ साइटोलॉजी। ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है। ठीक है, फादर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतना ज़्यादा आपको नाम याद नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे जो कुछ नाम मेंशन किए गए हैं इनकी मैं ट्रिक बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जो है इन 1665, ठीक है, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म भी दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक जो है ये फादर ऑफ साइटोलॉजी है। उसके बाद सेल टर्म भी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही यूज किया था। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी हो गए रॉबर्ट हुक और मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है? कार्ल पी स्वानसन। ठीक है, कार्ल पी स्वानसन जो है इनको मॉडर्न साइटोलॉजी का फादर कहा जाता है। अब अगले हैं एंटोनी वॉन लीवनहॉक। ये क्या है? एंटोनी वॉन लीवनहॉक के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं फादर ऑफ द सेल। फादर ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? पैलाडे को। ठीक है, जॉर्ज एमिल पैलाडे जो है ये है फादर ऑफ सेल। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, इसलिए मैंने इनको मेंशन किया है। इसका ट्रिक भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। अब हम बात करते हैं सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए जब आप साइटोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो सेल थियरी सबसे पहले बात की जाती है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सेल थियरी किसने दी थी। तो सेल थियरी किसने दिया था? एम स्लीडन ने एंड टी स्वान ने। कब दिया था? 1839 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इनका नाम, एम स्लीडन एंड टी स्वान ने। स्लीडन एंड स्वान आप याद रखेंगे। सेल थियरी इन्होंने दी थी 1839 में। अब सेल थियरी क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सेल थियरी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब सेल से ही मिलकर के बने होते हैं, यही है सेल थियरी। ठीक है, अब स्लीडन और स्वान ने जब सेल थियरी दी थी तो उनके बाद कुछ सालों के बाद वर्चाउ ने क्या किया, इस सेल थियरी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, स्लीडन और स्वान ने क्या कहा कि सारे के सारे सेल्स जो होते हैं, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, ये सेल थियरी इन लोगों ने दी थी। ठीक है, 1839 में। उसके बाद वर्चाउ आए, उन्होंने 1859 में ये कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, सेल थियरी को उन्होंने एक्सटेंड किया और उन्होंने कहा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितनी भी सेल्स हैं वो पहले से जो सेल्स एग्जिस्ट करती हैं उन्हीं से बनी हुई हैं। मतलब जो सेल्स पहले से एग्जिस्ट कर रही थी हमारे अर्थ पे, उन्हीं से मिलकर के उन्हीं से नई सेल्स बनने हुए हैं। ठीक है, ये है वर्चाउ का एक्सटेंशन, मतलब सेल थियरी का एक्सटेंशन। वर्चाउ ने इसको लैटिन वर्ड में कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये जो सेंटेंस है ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, जिसका मतलब है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि वर्चाउ ने दिया था, जो कि सेल थियरी का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये हो गई सेल थियरी। अब हम देखते हैं कि सेल थियरी के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो कुछ 4 मेन कंपोनेंट्स है सेल थियरी के, जिसमें से 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला पॉइंट है वो तो सेल थियरी ही है कि ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि वर्चाउ ने कहा था। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो
ये इसका मतलब क्या है कि सारे सेल्स, जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी सेल्स होते हैं वो बेसिकली उनका केमिकल कंपोजिशन और उनका मेटाबॉलिज्म जो है सिमिलर होता है, मतलब बेसिकली सिमिलर होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कंपोजिशन और मेटाबॉलिज्म सिमिलर होगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि सब में कॉमन होती हैं, ठीक है। तो उनका कुछ केमिकल कंपोजिशन और उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो सिमिलर होता है सब में। अब अगला पॉइंट है, ऑल लिविंग बींग्स फंक्शन बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो है, समझने वाली बात इसमें यह है, कहा गया है कि ऑल लिविंग बींग्स फंक्शन, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे के सारे फंक्शन कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो सेल्स हैं उनके बीच में इंटरैक्शन होता है और सेल्स जो है कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सारी लिविंग बींग्स जो है वो कोई भी फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम जो है सेल से मिलकर के बने होते हैं, और हमारे जो सेल्स होते हैं ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और साथ ही सेल्स जो है अपनी खुद की भी कुछ एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से ही हम सब फंक्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है सेल थियरी के कुछ कंपोनेंट्स, ठीक है। अब जब हमने सेल थियरी पढ़ी, सेल के बारे में पढ़ा, तो अब हम सेल थियरी के कुछ एक्सेप्शन भी देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब के सब सेल थियरी को फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी है इस अर्थ पे जो कि सेल थियरी को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है जिससे क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो है, पहला एक्सेप्शन है वायरस, ठीक है। पहला एक्सेप्शन है वायरस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। वायरस जो होते हैं ये सेल थियरी को फॉलो नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सेल के बने नहीं होते हैं, ठीक है, ये सेल से मिलकर के नहीं बने होते हैं, इसीलिए इनको सेल थियरी का एक्सेप्शन कहा जाता है। क्योंकि सेल थियरी जो भी है और सेल के जो भी कंपोनेंट सेल थियरी के 4 हमने ऊपर पढ़े वो वायरस फॉलो नहीं करता, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहा जाता है या फिर सब सेलुलर इन नेचर, ठीक है। इनका नेचर सब सेलुलर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि पहले हम समझते हैं कि ऑब्लिगेट पैरासाइट इन्हें क्यों कहा जाता है, ठीक है। इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, एक होस्ट की ज़रूरत होती है, एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है। बिना लिविंग होस्ट के वायरस जो है अपनी कोई भी लिविंग एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, और ये एनवायरनमेंट में ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कि ये इनएक्टिव हो, ये नॉन लिविंग हो, ठीक है। जैसे मरे हुए जीव होते हैं उसी तरीके से वायरस भी होता है, नॉन लिविंग थिंग की तरह एनवायरनमेंट में पड़ा होता है, लेकिन अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इनको एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है। ये कंप्लीटली डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पे, इसीलिए इनको कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। या और इनके नेचर की अगर हम बात करें तो ये सब सेलुलर नेचर के होते हैं। सब सेलुलर नेचर का मतलब होता है कि ये होस्ट सेल के, अपने होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं और फिर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये सेल के अंदर अपनी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, इसीलिए कहा जाता है इनको सब सेलुलर नेचर के होते हैं ये, ठीक है। सेल थियरी के कुछ और एक्सेप्शन है, जैसे कि पैरामीशियम, राइजोपस, वाउचेरिया। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, राइजोपस एक फंगस है और वाउचेरिया एक एल्गी है, ठीक है। तो ये 3 भी एक्सेप्शन में आते हैं सेल थियरी के, लेकिन कभी कभी इनको सेल थियरी का एक्सेप्शन कहा जाता है और कभी नहीं कहा जाता है। कुछ बुक में इनको एक्सेप्शन माना गया है, लेकिन अगर आप गूगल करते हैं तो आपको दिखेगा कि इनको कहा गया है कि ये सेल थियरी के एक्सेप्शन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वायरस जो है ये डेफिनेटली सेल थियरी का एक्सेप्शन है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में वायरस और साथ में इनमें से कोई भी ऑप्शन आता है और पूछा जाता है कि सेल थियरी का एक्सेप्शन कौन है, तो आप वायरस पे टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वायरस। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये पॉइंट्स, पहला पॉइंट है स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PPLO। पी प्लूरो, पी से न्यूमोनिया, PPL लाइक से L, ऑर्गेनिज्म से O, ठीक है। तो PPLO इनका शॉर्ट फॉर्म है। इनको माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। अब स्मॉलेस्ट सेल इसलिए है क्योंकि इनकी जो साइज होती है आप देख सकते हैं 0.1 माइक्रोन ही होती है केवल, ठीक है। लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट सेल जो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है इसको लार्जेस्ट सेल माना जाता है, और इसका डायमीटर कितना होता है? 6 इंचेस। अगर हम पूरे शेल को लेकर के बताएं तो 6 इंच इनका डायमीटर होता है, लेकिन अगर विदाउट शेल हम देखते हैं तो 3 इंचेस डायमीटर होता है। उसके बाद बैक्टीरियोफाज और वायरस की अगर हम बात करें, जैसा कि वायरस मैंने बताया ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के, मतलब ये सेल से मिलकर के नहीं बने होते, ये सेल के नहीं बने होते। उसी तरीके से बैक्टीरियोफाज को भी या फिर वायरस को भी जो है सेल कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। बैक्टीरियोफाज भी एक तरीके का वायरस है जिसको
एज ए सेल कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियोफाज सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है या नहीं, या फिर बैक्टीरियोफाज सेल है या नहीं। ठीक है, अगला है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है जिसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और एसिटाबुलेरिया से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला है कॉलरपा, ये भी एक एल्गी है। ठीक है, कॉलरपा भी एक एल्गी है जो कि सिफोनेल्स ऑर्डर में रखा गया है, और इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये लगभग 1 मीटर तक लेंथ का हो सकता है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि नर्व फाइबर्स जो कि एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, ये लॉन्गेस्ट होते हैं क्योंकि इनकी साइज अगर इनकी लेंथ की बात करें तो ये 90 सेंटीमीटर से लेकर के कुछ मीटर तक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट सेल माने जाते हैं। कुछ नोट के फॉर्म में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सेल के बारे में जिनसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे कि मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं मतलब ऐसे सेल जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उनके अंदर हो रहा होता है, उनको मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल कहा जाता है, और इनकी साइज जो है स्मॉल होती है एज कंपेयर टू ऐसे सेल के जिनमें कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो रहा होता है। ठीक है, एक ऐसा सेल है जिसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो रहा है, वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, उसकी साइज जो होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी एज कंपेयर टू ऐसे सेल की जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है सेल साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, अब सेल की जो साइज है वो क्रोमोसोम नंबर पे भी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर पाया जाएगा एक सेल के अंदर उतना ही ज़्यादा सेल की साइज होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होगा उतनी ही बड़ी सेल की साइज होगी। जैसे अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरिया में एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो यूनिसेलुलर होता है, एक सिंगल सेल से बना होता है। ठीक है, और उसकी साइज भी यूनिसेलुलर नहीं कह सकते यहाँ पे क्योंकि हम एक सेल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल होता है उसमें एक सिंगल क्रोमोसोम होता है प्रेजेंट, जिसकी वजह से उसकी साइज काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उनमें क्रोमोसोम का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी साइज भी काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये 2 नोट्स आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं सेल के शेप की। ठीक है, सेल की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है, जैसे कि स्फेरिकल मतलब ये गोल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, डिस्क लाइक हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, स्पिंडल लाइक हो सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे शेप हैं जिनमें सेल एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो सेल होता है उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो टाइप ऑफ सेल्स जो है हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके नेचर के बेसिस पे हम देखेंगे कि सेल कितने टाइप के होते हैं। तो न्यूक्लियस के नेचर के बेसिस पे जो सेल्स होते हैं वो 2 तरीके के बताए गए हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। मैं कलर चेंज करती हूँ। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव। ठीक है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, और कैरी ऑन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो अगर प्रिमिटिव टाइप का है तो ऐसे सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पीपीएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा। मैंने बताया था पीपीएलओ को माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल को एकैरियोबायोन्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एकैरियोबायोन्टा पूछा जा सकता है कि एकैरियोबायोन्टा क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल आप याद रखेंगे कि इनको एकैरियोबायोन्टा कहा जाता है। अब दूसरी कैटेगरी है यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है यूकैरियोटिक सेल। यू मीन्स क्या होता है, ट्रू या फिर गुड, और कैरी ऑन मतलब आप जानते हैं न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिनमें जो न्यूक्लियस है वो ट्रू या गुड होता है मतलब अच्छा दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल्स, मिनी फंजाई, मिनी एल्गी। ठीक है, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको क्या कहा जाता है, कैरियोबायोन्टा। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनको एकैरियोबायोन्टा कहा जाता है और यूकैरियोटिक को कहते हैं कैरियोबायोन्टा। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट टर्म किसने दिया था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट टर्म दिया था चेटॉन ने। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, तो चेटॉन आप याद रखेंगे। अब हम कुछ मेन डिफरेंसेस देखते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट है ये ब्लू कलर से जो दिखाया गया है वो प्रोकैरियोट के लिए, और ग्रीन कलर जो दिखाया गया है वो है यूकैरियोटिक सेल के लिए। तो हम देखते हैं कंपेयर करके। सबसे पहले प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स डोंट पॉसेस न्यूक्लियस
एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और साथ ही इनमें कोई ऐसा ऑर्गेनेल भी नहीं पाया जाता है और ना ही ऑर्गेनेल पे कोई, जब ऑर्गेनेल ही नहीं पाया जा रहा तो उनके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग कहाँ से होगी। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ना तो कोई न्यूक्लियस पाया जाता है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स पॉसेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। साइज की अगर हम बात करें तो नॉर्मली 0.2 टू 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने बताया कि साइज इनकी काफ़ी छोटी होती है और यूकैरियोट की बात करें तो ये 10 टू 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। ठीक है, हैव नो ट्रू न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और ना ही न्यूक्लियोलाई या फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ ट्रू न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियोलाई। यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साथ ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई या फिर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इन द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट के केस में जो न्यूक्लियस होता है उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं मैं बताऊंगी। अब न्यूक्लियोइड के अंदर प्रोकैरियोट में एक केवल सिंगल सर्कुलर डीएनए या फिर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियोइड के अंदर होता है। जबकि यूकैरियोट के केस में क्या होता है, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोट में बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और वो लीनियर होते हैं। प्रोकैरियोट में सर्कुलर होता है। ठीक है, राउंड शेप में होता है, सर्कल के फॉर्म में। लेकिन यूकैरियोट के केस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो लीनियर होते हैं। ठीक है, वो सीधे होते हैं। ये मेन डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ 2 प्रोटीन्स। प्रोकैरियोट के केस में फ्लैजिला जो होता है वो 2 प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, जबकि यूकैरियोट के केस में सारे सेल्स में फ्लैजिला नहीं पाया जाता, पर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है विदाउट सेल वॉल कंटेन फ्लैजिला। ठीक है, कुछ सेल्स हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है बट फ्लैजिला वो कंटेन करते हैं। मोस्टली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस। ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल की बात हो रही है कि सेल वॉल जो है किस कंपोनेंट से बना होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल पाया जाता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट में किस कंपोनेंट से बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोट में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना हो सकता है, काइटिन से बना हो सकता है और पेक्टिन से भी। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है सेल वॉल कंपोजिशन का। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट एंड स्टेरॉल्स। स्टेरॉल जो है कोलेस्ट्रॉल का ही एक टाइप है, आर नॉट फाउंड इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उनमें कार्बोहाइड्रेट और स्टेरॉल या फिर कोलेस्ट्रॉल जो है नहीं पाया जाता। जबकि अगर आप यूकैरियोटिक सेल देखेंगे तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और स्टेरॉल प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है ये एक रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और स्टेरॉल या फिर कोलेस्ट्रॉल। साइज की अगर हम बात करें तो मैं पहले बता चुकी हूँ प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनकी साइज स्मॉल होती है कंपैरेटिवली यूकैरियोटिक सेल के। ठीक है, सेल डिवीजन की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन कैसे होता है, थ्रू माइटोसिस। ठीक है, ये कुछ मेन डिफरेंसेस हो गए। मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की ये डायग्राम, ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है ये, जिसमें फ्लैजिला भी पाया जा रहा है, पिलाई भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लाइट ब्लू कलर की या फिर कह सकते हैं स्काई ब्लू कलर जो दिख रहा है ऊपर से ये, ठीक है, ये इसको बोला जा रहा है कैप्सूल। ठीक है, ये कैप्सूल है और इसका काम होता है बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और कैप्सूल सारे बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, केवल कुछ ही में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये जो डार्क ब्लू कलर की ऐसी लाइन दिख रही है आपको, ये है सेल वॉल। ठीक है, ये डार्क ब्लू कलर का जो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेल वॉल है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर जो येलो कलर की 2 लाइन दिख रही है इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप, ये जो येलो कलर की लाइन है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, येलो कलर से दिखाया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे थ्रेड जैसा ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर उलझा हुआ जो दिख रहा है आपको, ये है डीएनए।
ठीक है, या फिर क्रोमोसोम जो कि सर्कुलर होता है, ठीक है, स्ट्रेट एकदम लीनियर नहीं होता, ये सर्कुलर होता है, इस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में दिख रहा है आपको, ठीक है। ये डीएनए है और यहाँ पे जो डीएनए है यहाँ पे इसको न्यूक्लियोइड कहा जा रहा है। अब न्यूक्लियोइड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है। अभी मैं यूकैरियोटिक सेल दिखाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी कि मेम्ब्रेन पाया जा रहा है न्यूक्लियस पे या नहीं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है, इसीलिए इस तरीके के न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो डीएनए या क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इसको हम नेकेड डीएनए कहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे से आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे से दिख रहे हैं, ठीक है, ये है राइबोसोम, ठीक। और ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर ब्लू कलर का दिख रहा है ये है प्लाज्मिड, ये भी एक तरीके का डीएनए ही है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ठीक। उसके बाद ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं ये है पिलाई, ठीक है। और ये दो बड़े बड़े से जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है फ्लैजिला, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को। तो ये हो गया एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम एक एनिमल सेल की बात करते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के केस में आपने देखा सेल वॉल प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल एक ऐसे डबल लाइन की मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है जो कि सेल वॉल ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये एक एनिमल सेल है। अगर ये प्लांट सेल होती तो यहाँ पे आपको सेल वॉल भी दिखता, ठीक है। तो सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के बाहर पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल का जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है वो एनिमल सेल है, इसलिए यहाँ पे सेल वॉल नहीं पाई गई है, ठीक। तो सबसे पहली जो कवरिंग देखी जा रही है सेल की वो है डबल लेयर की सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहली जो कवरिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है इस तरीके का, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमने बताया था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं और वो भी मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद ये छोटे छोटे से बिल्कुल डॉट जैसे स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं वो है राइबोसोम, और ये जो सर्कल जैसा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ये है लाइसोसोम, ठीक है। और ये बंडल लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये है सेंट्रियोल। ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि आपने प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि उसमें नहीं पाए जाते। अब हम बात करते हैं ये जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, यही है न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है। ये थोड़ा सा टूटा हुआ दिख रहा है क्योंकि मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है, पोर होते हैं, क्रिएट होते हैं, इसलिए ये टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये न्यूक्लियस है, जो कि ये न्यूक्लियस है जिसके ऊपर जो है मेम्ब्रेन की कवरिंग है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल को कि यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर जो है मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, ठीक। और ये जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे से, ये है इसके अंदर के डीएनए मॉलिक्यूल या फिर क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि स्ट्रेट है, सर्कुलर नहीं है। और बीच में ये जो छोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर सर्कल दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियोलाई या फिर न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर ये इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से बताया गया है, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इसलिए बोला गया है, इनको है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही, बट रफ इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्मूथ कहा जाता है, और रफ कहते हैं क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के ही बगल में ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है गोल्जी एपरेटस है या फिर इनको गोल्जी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और पूरे सेल के अंदर ये लाइट येलो कलर का जो ये मैट्रिक्स भरा हुआ है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो लाइट येलो कलर का पूरा आपको दिखाई दे रहा है ऑर्गेनेल के पीछे वो पूरा है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये था साइटोलॉजी का बेसिक, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग साइटोलॉजी के सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू।